हेलो एवरीवन, मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है रद्दी कॉपर से अपन कॉपर कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जब अपन कॉपर पायराइटाइज की बात करते हैं उस समय उसका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। बेसेमर परिवर्तक कहें या बेसेमर परिवर्तित्र कहें, दोनों एक ही बात है। उसके द्वारा अपन अंतिम फाइनल स्टेप तक पहुंचते हैं और ब्लिस्टर्ड कॉपर या फफोलेदार तांबा अपने को प्राप्त होता है। ये कब की बात है? जब अपना अयस्क कैसा हो, कॉपर पायराइट। ठीक है, आज अपन इसको देखने वाले हैं रद्दी कॉपर से कॉपर कैसे प्राप्त करें। तो रद्दी कॉपर में क्या होता है? रद्दी कॉपर में कॉपर की मात्रा बहुत कम होती है। कॉपर की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसका निष्कर्षण फिर अपने को कैसे करना है? तो यहां एक प्रोसेस काम में ले रहे हैं लीचिंग। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, लीचिंग प्रोसेस। निक्षालन करवाते हैं। निक्षालन के लिए क्या करते हैं अपन? कोई उपयुक्त विलायक लेते हैं काम में। तो यहां पर रद्दी कॉपर को किस में डिजोल्व कर लेते हैं? किसी अम्ल या जीवाणु के द्वारा इन्हें निक्षालित किया जाता है, यानी निक्षालन या रासायनिक जो अभिक्रिया है उनकी प्रोसेस पूरी की जाती है। देखिए होता क्या है, एक्चुअली रद्दी कॉपर जो है वह बहुत कम मात्रा में इसमें कॉपर होती है, बहुत कम मात्रा में कॉपर इसके अंदर मौजूद होता है। अब ये जो बहुत कम मात्रा में कॉपर है इसको अपने को प्राप्त करना है, तो अपन क्या करेंगे? इस जो रद्दी कॉपर है, रद्दी कॉपर में कोई उपयुक्त विलायक लेकर के, कोई उपयुक्त अपना रसायन लेकर के और उसे उसमें डिजोल्व करवा देंगे। यानी जो कॉपर था अब कॉपर भूल जाएगा और कॉपर 2+ आयन में आ जाएगा, Cu2+ आयन में आएगा। कब आएगा? जब ये विलयन में आएगा तभी तो आएगा। तो कॉपर को डिजोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं? बेसिकली अपन अम्ल प्रयुक्त करवाते हैं। पहली चीज तो इसमें हो गई। क्लियर है? ध्यान दें, आप विशेष ध्यान दें। मैं फिर कह रहा हूं, आप साथ ही साथ नोट्स भी लिखते जाएं। बाकी सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे मिल जाएंगे। जैसे ये चैप्टर अब 2 या 3 क्लासेज का और रहा है, उसके पश्चात सारे चैप्टर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में मिल जाएगा। तो यहां देखिए, रद्दी कॉपर से कॉपर जब अपन प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रद्दी कॉपर में कॉपर की मात्रा बहुत कम होती है। इससे निष्कासित करने के लिए इस रद्दी कॉपर का अपन क्या करवाते हैं? निक्षालन करवाते हैं उपयुक्त विलायक मिलाकर। विलायक के रूप में यह निक्षालन किसके द्वारा करवाया जाता है? बेसिकली अम्ल मिला देते हैं। अम्ल मिला देने पर जो कॉपर था वह Cu2+ आयन में आ जाता है। यानी यह अब किस फॉर्म में आ गया? आयनिक रूप में आ गया है ये। ठीक है, इस आयनिक रूप वाले कॉपर में अब अपन या तो आयरन की छीलन डाल दें। भाई जो अपना रद्दी आयरन होता है, लोहे होते हैं, जो रद्दी लोहा होता है, बुरादा जिसको अपन कह रहे हैं, लोहे का बुरादा, वो अपन डाल दें। या फिर अपन दूसरा काम और कर सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करवा दें। तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करवाने के फलस्वरूप इसका नाम हो गया हाइड्रो मेटलर्जी या हाइड्रो धातुकरण। ठीक है, अब इसे यहां देखिएगा, Cu2+ आयन है, आयरन द्वारा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? Fe2+ आयन किस में चले जाएंगे? सॉल्यूशन में आ जाएंगे, विलयन में आ जाएंगे। ऐसा कैसा यहां होता है? Cu2+ आयन को रिड्यूस कौन करती है? हाइड्रोजन गैस रिड्यूस कर देती है, यानी अपचयित हो गया। अब Cu2+ आयन है, किसमें अपचयित हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में अपचयित हो गया और 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। ये तो इस प्रकार से जो अपने को ये कॉपर प्राप्त हो गया। ये किससे प्राप्त हुआ? अपने को रद्दी कॉपर से। तो अपने ने कॉपर का शुद्धिकरण कर लिया, रद्दी कॉपर से कॉपर प्राप्त हो गया और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करवाने के कारण इसे क्या करें अपन? हाइड्रो धातुक्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि भाई अपन ने Fe क्यों लिया? तो आपको पता है, मैंने आपको 3rd चैप्टर में आपको पढ़ाया था विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में मैंने एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई थी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है? जो ऊपर वाला है एलिमेंट, वह अपने से नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। क्लियर है बात? यानी ऊपर वाले एलिमेंट का ऑक्सीकरण होता है, नीचे वाले का अपचयन होता है। तो आप याद करो, हाइड्रोजन बीच में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना था? 0.0 वोल्ट। इसके नीचे कौन है? कॉपर, और इसके ऊपर आता है Fe। इसका मतलब Fe रिड्यूस कर देगा कॉपर को। क्लियर है बात? तो Fe ने क्या किया? इसका रिडक्शन कर दिया, मतलब Fe का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अब फिर आपके फिर माइंड में आएगा कि भाई फिर तो ये जो
ये जो सीरीज थी इसमें जिंक है वो तो Fe से भी ऊपर आता है, तो जिंक को ले लो ना, जिंक तो ज्यादा अच्छा है, जिंक तुरंत इसको रिड्यूस करेगा, तो जिंक को क्यों नहीं लिया गया? तो जिंक देखिए इसलिए नहीं लेते कि जिंक है वह आयरन की तुलना में महंगा होता है, कॉस्टली होता है। और मेटलर्जी क्या कहती है? मेटलर्जी ये कहती है कि धातु का जो निष्कर्षण आप कर रहे हो वह सस्ता होना चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब जिंक का आप ये नहीं लेते तो जिंक को लेने पर ज्यादा खर्चा लग जाता, तो वो धातु क्रम के नियमों के खिलाफ हो गया एक प्रकार से। भाई खर्चा ज्यादा, इसका मतलब काय का निष्कर्षण, तो जिंक की बजाय फिर क्या लेते हैं अपन? आयरन की छीलन लेते हैं, और आयरन की छीलन द्वारा रद्दी कॉपर का निष्कर्षण कर लिया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे लेते हैं, इसको बढ़ाते हैं और अपन पढ़ते हैं अब अपन ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा अधातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। अभी तक अपन ने धातुओं का पढ़ा, अधातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं ये वाला टॉपिक बेसिकली मैंने आपको पढ़ा दिया था, विद्युत रासायनिक जो चैप्टर था 3rd उसमें पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी यहां अपन इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं। लीजिए अगला टॉपिक अपना ऑक्सीकरण अपचयन विधि से तत्वों का निष्कर्षण। तो देखिए बेसिकली यह जो विधि है ऑक्सीकरण अपचयन विधि, ये अधातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्ति नहीं होती, भाई पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही है, लेकिन इस विधि का प्रयोग मोस्टली इनके निष्कर्षण में किया जाता है अधातुओं का निष्कर्षण किस विधि से करते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन विधि से। ठीक है, अब देखिए इसे एक एग्जांपल के द्वारा अपन समझते हैं। अधातुओं का निष्कर्षण जैसे गैसेज वगैरह हैं, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो अपन कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए अपन बेसिकली एग्जांपल ले लेते हैं भाई कि भाई ब्राइन वाटर है, ब्राइन वाटर, ब्राइन। अब ब्राइन वाटर किसे कहते हैं? तो देखिए NaCl घुला हुआ जल, जो जल है उसे अपन ब्राइन वाटर कहते हैं। NaCl युक्त जो जल है उसे ब्राइन वाटर कहते हैं, और जल में भी क्या है NaCl की मात्रा जो सांद्रता वो बहुत ज्यादा है। जैसे अपन बात करें समुद्री जल, समुद्री जल जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? ब्राइन वाटर के नाम से। क्यों जाना गया ब्राइन जल? वो इसलिए जाना गया कि इस समुद्री जल में NaCl की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यानी NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली जो NaCl की सांद्रता वो 3.5 से 36% तक हो सकती है ब्राइन वाटर। लेकिन यहां पर अपना सीधी बात कर रहे हैं अपन कि भाई समुद्री जल है, या इसे मैं कह रहा हूं ब्राइन वाटर। NaCl घुला हुआ जल ही क्या कहलाता है? ब्राइन वाटर कहलाता है, सोडियम क्लोराइड युक्त जल। अब इसमें क्या करवाते हैं अपन? ऑक्सीकरण अपचयन विधि करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? विद्युत अपघटन करवाना अपने को। देखिए क्या करवाते हैं अपन, पढ़ाया हुआ है बिल्कुल, कहीं दिक्कत नहीं होनी है आपको। अपन ने क्या किया, इसके अंदर NaCl ले लिया और इसके अंदर डाल दिया 2 इलेक्ट्रोड और इनका संबंध कर लिया बाहरी बैटरी से। ठीक है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक, अब इसमें क्या है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, सोडियम क्लोराइड होता है। साथ ही साथ भाई NaCl समुद्री जल है, मतलब NaCl के साथ साथ क्या क्या है? जल भी है, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, ये रहा ना। तो होगा क्या, अब यहां पर कंपटीशन होना है। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ब्राइन वाटर से अपने को क्लोरीन प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैसेस प्राप्त होती है, अधातुएं हैं। अब कौन सी गैस कहां प्राप्त होगी, इसका जवाब देगी विद्युत रासायनिक श्रेणी और SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मानक अपचयन विभव। देखिए यहां पर क्या होना है, यहां जब अपन बात करते हैं ये एनोड हो गया और इधर लिख दिया मैंने कैथोड। अब देखिए एनोड की तरफ कौन भागेगा, भाई एनोड पॉजिटिव है और कैथोड क्या है, नेगेटिव है। NaCl युक्त जल में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, यानी विद्युत अपघटन करवा रहे हैं, तो इसके जो आयन है ये विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ भागेंगे। यानी Na पॉजिटिव किधर भागेगा, कैथोड की तरफ, H पॉजिटिव किधर भागेगा, कैथोड की तरफ, Cl नेगेटिव कहां जाएगा, एनोड पर, और OH नेगेटिव किधर भागेगा, एनोड पर। तो एनोड की तरफ तो कौन हो गया भाई, एनोड की तरफ तो हो गया है यहां पर Cl नेगेटिव, और जल का H2O भी साथ ही लिख देता हूं, Cl नेगेटिव और जल, यानी OH नेगेटिव हो गया ये।
कैथोड की जब अपन बात करते हैं तो कैथोड पर कौन जाएगा? जिस पर धनावेश है। धनावेश किस पर है? H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। ये भाई ये H पॉजिटिव किसका है? H2O का है। अब भाई इन दोनों में से कौन जमा होगा? एनोड के ऊपर कौन पहुंचेगा पहले? ठीक है भाई, दोनों तो एक साथ तो पहुंचेंगे नहीं, या तो Cl नेगेटिव ही आएगा या फिर यहां से OH है, यहां से O2 गैस निकलेगी। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रसायन वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो कि यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये चौथा या तीसरा लेक्चर है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो उसमें आप वहां जाकर के चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अपन कैसे यूज करते हैं। यहां मैं फिर भी आपको समझा रहा हूं। देखिए एनोड की तरफ दौड़ने वाले दो हो गए, Cl2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, यानी या तो Cl2 गैस जमा होगी उस पर या O2 गैस जमा होगी एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर H पॉजिटिव यानी H2 गैस होगी या फिर सोडियम जमा होगा, ये जमा होगी। अब कौन सा जमा होता है ये बताएंगे इनके SRP के मान, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव। तो देखिए कैथोड पर वो जमा होता है जिसके लिए SRP का मान ज्यादा होता है, हाई SRP, जिसके लिए SRP का मान ज्यादा होता है। अब जब H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम ऊपर आता है और नीचे कौन आता है? H पॉजिटिव आता है। इसका मतलब हाई SRP किसका हो गया? H पॉजिटिव का हो गया। तो कैथोड पर कौन जमा होगा भाई? H पॉजिटिव आयन है वो कैथोड के ऊपर तुरंत पहुंचेंगे। तो कैथोड में क्या रिएक्शन होनी है भाई? तो देखिएगा कैथोड, पहले तो अपन देख लेते हैं भाई NaCl है, इसका विद्युत अपघटन कराया अपन, विद्युत अपघटन करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हुआ ये? सोडियम पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, साथ ही साथ जल भी है तो जल का भी विद्युत अपघटन करवाया, तो ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन इन दोनों में कन्वर्ट हो गया। अब ये सारे चार प्रकार के आयन हो गए ना, जैसा मैंने यहां आपको पहले ही समझा दिया है। अब देखते हैं अपन कि भाई कैथोड के ऊपर कौन जमा होना है। तो यहां पर बाई डायरेक्शनल कर देते हैं इसको, साम्यावस्था की बात। भाई H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन मिलकर के H2O बनाते रहते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जुड़ करके NaCl में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब देखते हैं कैथोड पे क्या होता है। तो कैथोड पे मैंने बताया हुआ है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, अपचयन होता है। तो कैथोड पर कौन सी विक्रिया हुई? अपचयन होगा। और किसका होगा? जिसके SRP का मान ज्यादा है, H पॉजिटिव का ज्यादा है। तो H पॉजिटिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और H2 बना लेता है, यानी ये लीजिए। तो कैथोड पर कौन सी गैस जमा, कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी कैथोड के ऊपर। बात करें अपन एनोड, तो एनोड पर अब देखो यहां पर एनोड पर वो जमा होगा जिसकी SRP का मान कम होगा, लो होगा। अब जब अपन बात करते हैं एनोड की, विशेष ध्यान वाली बात बता रहा हूं मैं, जब विद्युत रसायन श्रेणी चेक करोगे तो जो H2O है वो ऊपर आ जाता है और Cl नेगेटिव है वो नीचे आता है। इसका मतलब SRP लो किसकी है? H2O की। SRP लो किसकी है? H2O की SRP लो होगी तो कौन जमा होना चाहिए वहां पर? ऑक्सीजन जमा होनी चाहिए भाई। दो OH नेगेटिव O2 में कन्वर्ट हो जाए तो यहां जमा कौन होना चाहिए? O2 जमा होना चाहिए, लेकिन जमा कौन होती है? Cl2 गैस। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होता है ऑक्सीजन की ओवर वोल्टेज की वजह से, ऑक्सीजन के अधिविभव प्रभाव के कारण ऑक्सीजन वहां जमा नहीं होगी और कौन जमा हो जाता है? Cl2। तो एनोड पे होगा कुछ यूं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहां इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया मैंने, इसे संतुलित कर दिया, ये दूसरा। तो एनोड पे कौन सी गैस जमा होगी? क्लोरीन गैस। और यहां कौन सी गैस जमा होगी? हाइड्रोजन गैस। तो यहां कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। होनी कौन सी चाहिए थी? O2। पर O2 के अधिविभव प्रभाव के कारण, अधिविभव प्रभाव के कारण कौन जमा होगी? Cl2 एनोड पर जमा हो जाती है, Cl2 एनोड पर जमा हो जाती है। क्लियर है बात यहां तक? फटाफट देख लीजिएगा, फिर कह रहा हूं मैं NaCl है, जल है।
आयनिक हो गया, विपरीत आवेशित आयनों की तरफ जाएंगे। एनोड की तरफ कौन जाएगा, Cl नेगेटिव या जल का OH नेगेटिव। कैथोड की तरफ H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। इन दोनों में कैथोड पे वो जमा होगा जिसके लिए SRP का मान ज्यादा होगा। SRP का मान H पॉजिटिव के लिए ज्यादा है, तो यहां पर सीधी सीधी बात होगी, हाइड्रोजन गैस जमा होगी। एनोड का हमेशा सोचना होता है अपने को। एनोड में विशेषकर NaCl के लिए सोचना है, क्योंकि यहाँ और वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो ऑक्सीजन की और वोल्टता की वजह से जमा तो ऑक्सीजन होना चाहिए था इसके ऊपर। लो SRP किसका है, H2O का है। Cl का SRP का मान ज्यादा है, तो जमा कौन होगा एनोड पर, जिसका SRP का मान कम होगा। अपचयन विभव का मान जिसका कम होता है वो जमा होता है एनोड के ऊपर। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की अधिक वोल्टता के कारण जमा कौन होगी, क्लोरीन। और क्लोरीन कहां प्राप्त होगी अपने को, एनोड के ऊपर। इज दैट क्लियर? मिटाऊं इसको, इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए जो अपन ने पीछे लिखा था उसके कंप्लीट समग्र अभिक्रिया लिख देते हैं अपन। समग्र अभिक्रिया, समग्र अभिक्रिया क्या होती है भाई, Cl नेगेटिव ये तो किधर जाता है, एनोड पर, और H2O का जो H पॉजिटिव है वो किधर जाता है, कैथोड के ऊपर। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, H2O का H पॉजिटिव टूट करके H2O में चला गया, तो ये तो हो गया भाई इस प्रकार से 2OH नेगेटिव प्लस, फिर यहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, साथ ही साथ क्या मुक्त हुआ, Cl2 क्लोरीन गैस मुक्त हो गई। क्लियर? संतुलित कर देता है इसको, ये लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई अपनी संपूर्ण अभिक्रिया। अब ये तो कहां जमा हो गई, ये जमा होगी एनोड के ऊपर, ये कहां मुक्त होगी, कैथोड के ऊपर। क्लियर? और विलयन में क्या बच गया भाई, OH नेगेटिव और NaCl। NaCl जो था, Cl तो Cl2 में चली गई, Na बच गया, तो Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव आयन है, रिएक्ट करके क्या बना जाएगा, NaOH। ठीक है, यानी विलयन कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का। ये तो रही बात भाई कब, जब अपन ने समग्र अभिक्रिया करवाई है किसकी, कौन से जल में, ब्राइन वाटर में। अब सपोज कीजिए कि ब्राइन वाटर नहीं लिया आपने, NaCl को किस रूप में लिया है, मोल्टन फॉर्म में लिया, संगलित अवस्था। चलिए बताइए भाई संगलित अवस्था क्या होती है, गला हुआ होता है, वही संगलित होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें पानी मिला दिया, नहीं, सीधा सीधा है NaCl को ही अपन ने इतना गर्म किया कि NaCl में बिना पानी मिलाए ही NaCl क्या हो गया, मेल्ट हो गया, गल गया। ठीक है, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो NaCl को अपन ने क्या कर लिया, मेल्ट कर लिया, पिघला दिया। तो क्या बाहर अपन ने जल मिलाया इसमें, नहीं मिलाया ना। अब इसके अंदर क्या है भाई, अब इसके अंदर प्योर फॉर्म में Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। अब इसके ऊपर लगाया आपने बैटरी, लगाई बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव के ऊपर कौन आएगा, Cl नेगेटिव, और नेगेटिव पे कौन आएगा, Na पॉजिटिव। तो यहां ये तो कैथोड, तो कैथोड पे तो कौन जमा होगा, सोडियम, यही रहेगा ना। कैथोड पे जमा कौन रहेगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये जमा हो गया Na। तो कैथोड पे जमा होगा सोडियम, एनोड पे होगा ऑक्सीकरण, तो Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन त्याग करें, Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। तो यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली सोचने की बात ही नहीं, क्योंकि यहां जल तो है ही, H2O नहीं है ना यहां पर। तो क्या एक जो आयन है, दोनों आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ जाकर के वहां जमा हो जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। क्लियर है बात? यहां पर ना ही NaOH बनेगा, काहे बनेगा, जब जल है ही नहीं, तो OH आयन की तो बात ही नहीं हुई, तो ये भी यहां पर नहीं बनता है। कब, जब NaCl आप संगलित अवस्था में लेते हो। तो ये रह गई अपनी मोल्टन फॉर्म की बात या संगलित अवस्था की बात। चलिए इसी की एक बार और बात कर लेते हैं। जो अपन ने ब्राइन वाटर लिया था, ब्राइन वाटर लेकर के अपन ने इस प्रकार का सेल बनाया था, उसमें क्या रहा था, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस मुक्त हो रही थी, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही थी। इसके लिए जब अपन डेल्टा G बराबर -N E0 F की अपन बात करते हैं, NEF की अपन बात करें, मानक अवस्था, नोट लगाएंगे तो मानक अवस्था आ जाएगी। तो इसके लिए E का मान होता है 2.2 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन विभव का मान कितना आ रहा है इसका, 2.2 वोल्ट होता है। इसका मतलब जो बाहर से बैटरी लगा रहे हो, बाहर से जो बैटरी लगा रहे हो उसका मान कितना होना चाहिए, उसके EMF का मान कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 2.2 वोल्ट। तभी तो
तभी तो ये विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ मूव करेंगे। भाई इसके खुद सेल विभव का मानी, खुद जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना उस सेल का पोटेंशियल कितना आया, 2.2 वोल्ट आया। अब आपको इस सेल को वर्किंग में बाहर से बैटरी लगा रहे और बैटरी का फिर फोर्स कितना होना चाहिए, ईएमएफ का मान, तो 2.2 वोल्ट से इसका अधिक होना चाहिए। तब जाकर के अपने एनोड और कैथोड के ऊपर क्रमशः क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये रहा आज का अपना टॉपिक, ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा इस विधि के द्वारा तत्वों का निष्कर्षण कैसे करवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और लेकर के आते हैं। अब अपन इस चैप्टर के अंतिम छोर की तरफ चल रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे अपन ने जितने भी धातु थे उनका निष्कर्षण कर लिया। अब निष्कर्षण से अब शोधन की तरफ चलेंगे, यानी अंतिम पॉइंट की तरफ चल रहे हैं अपन। जितने भी अशुद्ध धातुएं अपन ने प्राप्त कर ली हैं उनको अपन शुद्ध रूप में लेकर के आएंगे। तो शोधन की विधियों के साथ लेकर के आ रहा हूं मैं अगला लेक्चर। तब तक बने रहिए आप केमिस्ट्री धाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।